हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट से बुक के 11 चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी डॉट ए। इसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो एक्सरसाइज सी है इसके अंदर हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करना है क्या वो सही है या गलत है। तो सबसे पहला हमारे पास सी डॉट ए है, इसके अंदर है स्टोरेज फॉर ए रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज एलोकेटेड ईच टाइम द कंट्रोल रीचेज द ब्लॉक इन विच इट इज प्रेजेंट। तो क्या रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस जिस भी वेरिएबल की हम डिफाइन करते हैं तो क्या हर बार जैसे उसका कंट्रोल आता है प्रोग्राम के ऊपर तो क्या उसके हर बार रीअलोकेट करता है वो अपनी लोकेशंस को। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर नॉर्मली भी काम करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल जो होते हैं हर बार उसकी वेरिएबल्स की लोकेशन चेंज नहीं होती है। अगर ऐसा होगा तो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करोगे या कंट्रोल उससे बाहर निकल के कहीं चला जाएगा और वापस से कंट्रोल वहां पे आएगा तो हो सकता है कि उसकी वापस से रीअलोकेट हो, बट जब तक उस प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल के अंदर रहता है जब तक तो चेंज नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है एन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज नॉट अवेलेबल टू द फंक्शन दैट प्रेसिड इट्स डेफिनेशन अनलेस द वेरिएबल इज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इन दीज फंक्शन। देखिए, एक्सटर्नल जिस भी वेरिएबल का नाम हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस दे देते हैं तो उसके लिए वापस से आगे कहीं पे भी उसको यूज करेंगे तो वापस उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वहां पे वापस से आप डिक्लेयर कर देते हो तो उसकी लोकल प्रायोरिटी एक्सटर्नल प्रायोरिटी या ग्लोबल प्रायोरिटी के ऊपर हावी हो जाती है और उस टाइम पे जब आप उसे एक्सेस करोगे तो लोकल वेरिएबल पहले एक्सेस होगा, आउटर या ग्लोबल वेरिएबल उस टाइम पे एक्सेस नहीं हो सकता अगर आपने उसको वापस से डिक्लेयर करा हुआ है। तो C.C है the value of an automatic storage class variable persists between various functions invocation। नहीं, केवल स्टैटिक स्टोरेज क्लासेज अगर किसी वेरिएबल का हमने डिफाइन कर रखा है तो ही वो परसिस्ट करती है। अगर डिफरेंट इन्वोकेशन होते हैं फंक्शंस के तो ऑटोमेटिक के अंदर हर बार वापस से जो भी वैल्यू वहां पे असाइन कर रखी है उसी के बेस के ऊपर कैलकुलेशंस होती है। C.D. If the CPU registers are not available, the register storage class variable are treated as static storage class variable। बिल्कुल गलत है, क्योंकि CPU हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं और इवन आप जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी मेमोरी या स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद में सी खुद भी अपने माइंड से या अपने आप भी डिफाइन करता है कि उसको किस तरीके से हमें एलोकेट करना चाहिए कैसे नहीं करना। अगर सी के पास में कंपाइलर के पास में रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं है तो स्टैटिक ही करेगा उसको, ये कोई कंपलसरी नहीं है। वो एज पर अवेलेबिलिटी या फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज किया उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अपने जो भी देना होगा वो दे देता है, जबकि स्टैटिक नहीं रखता, ये कंपलसरी नहीं है। C.E द रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल कैन नॉट होल्ड फ्लोट वैल्यूज। ये बिल्कुल गलत है। कुछ कंपाइलर्स के साथ में आप ये हो सकता है कि जैसे कि 16 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर है, अगर आपने कोई फ्लोट की रेंज ऐसी दे रखी है जो कि स्टोरेज एक रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं हो सकती तो वो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। बट ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस के अंदर फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल्स को स्टोर नहीं करा जा सकता, फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करा नहीं जा सकता। करा जा सकता है जब तक कि वो उसकी रेंज के अंदर है, आउट ऑफ रेंज जाते तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगला है C.F। इसके अंदर बोला गया इफ वी ट्राई टू यूज रजिस्टर स्टोरेज क्लास फॉर ए फ्लोट वेरिएबल द कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरर मैसेज। नो, कंपाइलर कोई एरर मैसेज नहीं देगा क्योंकि स्टोरेज क्लासेज आप किसी भी तरीके का वेरिएबल टाइप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। C.G if the variable x is defined outside all the function, अगर outside all the function defined है तो ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, मतलब कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। एंड ये वेरिएबल x इज आल्सो डिफाइंड एज ए लोकल वेरिएबल, और अगर आपने लोकल ब्लॉक बना रखा है उसके अंदर वापस से x वेरिएबल को डिक्लेयर करा है सेम वेरिएबल ऑफ सम फंक्शन देन द ग्लोबल वेरिएबल गेट्स प्रेफरेंस ओवर द लोकल वेरिएबल। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लोकल वेरिएबल को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है ग्लोबल वेरिएबल के अबव। लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलेगी ना कि ग्लोबल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलेगी। C.H द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑटोमेटिक वेरिएबल इज 0। नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस के लिए होती है कोई भी गार्बेज वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स। अब आता है C.I द लाइफ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। स्टैटिक वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं जब तक उसके ब्लॉक के अंदर वो काम हो रहा होता है तब तक ही उसकी लाइफ होती है,
उसके बाद निकल जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका स्कोप उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन लाइफ तो उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन को जब भी आप रिवोक करेंगे, इन्वोक करेंगे, तो प्रीवियस वैल्यू जो है उन्हीं को एक्सेस करेगा। तो जब तक आपका कह सकते हो जब तक आपका प्रोग्राम रहेगा, जब तक उसकी लाइफ भी रहती है। अब चलते हैं सी डॉट जे। इफ ए ग्लोबल वेरिएबल इज टू बी डिफाइंड, कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है, देन द एक्सटेंड कीवर्ड इज नेसेसरी इन इट्स डिक्लेरेशन। नहीं, ये कोई डिक्लेरेशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप उसके अंदर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करें। अगर आप सभी फंक्शन से आउटर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वह ग्लोबल वेरिएबल ही कंसिडर होगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेज अप्लाई हो जाती है। अगला सी डॉट के, द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। ट्रू, एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल नहीं होता क्योंकि सीपीयू रजिस्टर के अंदर होता है। A variable that is defined outside all functions can also have a static storage classes. Yes, अगर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो उसके स्टोरेज क्लासेस को भी स्टैटिक दे सकते हो, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। सी डॉट एम, वन वेरिएबल कैन हैव मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस। नहीं, एक वेरिएबल की केवल और केवल सिंगल स्टोरेज क्लासेज ही हो सकती है, मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरीके से हमने सी को पूरी तरीके से सोल्व कर लिया चैप्टर 11 को। इसके आगे कंप्लीटली हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसका चैप्टर 12, जिसके अंदर की हम प्री प्रोसेसर्स ऑफ सी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विद द वेरी बिगनिंग फर्स्ट चैप्टर से आप सी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ही आपको सी प्रॉपर तरीके से आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सी आपसे प्रैक्टिस मांगती है, सी का हर क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप उसको सोल्व करो, ताकि आप न केवल सी सीखें। सी की प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल सी सीख रहे हैं, सी को अगर आप लर्न कर रहे हैं, अच्छी तरीके से लर्न करें, तो आप दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत ही ईजी एफर्ट के साथ में। ओके।